चलिए, अब आ गए हैं आपके लिए स्पेशली आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम शुरुआत करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे। इसी तरह हम आधुनिक भारत के जितने भी सवाल हैं वो क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद मैं ज्योग्राफी का करूंगा क्योंकि पॉलिटिकल का हो चुका है, और उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स का चल सकता हूं, चाहे हो सकता है इकोनॉमिक्स का पहले चलूं। तो कमेंट बॉक्स में करिए इकोनॉमिक्स का पहले चाहिए कि नहीं। और एक बात बता दूं कि वीडियो कल नहीं आया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसलिए क्योंकि थोड़ा-सा मैं जो है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और थोड़ा मैं बिज़ी था, ये भी बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हम पढ़ने जा रहे टॉपिक क्या है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसमें देखिए व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे? तो बताइए प्रथम यूरोपी कौन था? तो एक पुर्तगाली था, ये जान लीजिए। तो पुर्तगाली क्या था? एक यूरोपी था। समझ गए? तो कहने का मतलब कि समुद्री मार्ग से भारत आए थे, क्यों आए थे? व्यापार करने आए थे। और व्यापार करने आए थे तो वो प्रथम व्यापारी हो गए। प्रथम यूरोपी कहिए, तो प्रथम यूरोपी कौन-सा? पुर्तगाल देश था। याद रखिएगा, पुर्तगाल आया था। प्रथम यूरोपीय अगर पूछे तो पुर्तगाल टिक लगा दीजिएगा, ये समझ में आया। अब देखिए यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसके द्वारा की गई? देखिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने किया, जो कि भारत आगमन कब किया? 17 मई 1498 बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं 1498 ईस्वी बोल सकते हैं। तो 17 मई, ठीक है, क्या बोलिएगा? 17 मई 1498 1498 ईस्वी को कौन आया भारत में? तो वास्को डी गामा आया। किसकी खोज करते हुए? तो समुद्री मार्ग की खोज करते हुए। कहाँ आया? तो भारत आया। कहाँ से? यूरोप से। क्लियर हो गए? आगे चलेंगे। आगे की अगर बात करें तो कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? ये इतना बार सवाल पूछा है कि वीवीआई है, तो भूलना नहीं है। तो कालीकट का बंदरगाह पे कौन आया? वास्को डी गामा आया। उसका स्वागत के लिए कौन बैठा हुआ था? तो जमोरीन बैठा हुआ था, जो कि वहाँ का, कहाँ का? कालीकट का स्थानिक शासक था, मतलब वहाँ का शासक था। अब कालीकट कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, किस राज्य में पड़ता है कालीकट? बताइएगा। तो कालीकट बंदरगाह के तट पे कौन आया? वास्को डी गामा आया। इसके स्वागत में कौन था? जमोरिन था। वहाँ का क्या था? वो शासक था। सुनते जाइएगा सर। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? कोठी का मतलब है फैक्ट्री, कहाँ स्थापित की थी? तो कोच्चि में, मतलब कोचीन में की थी। कहाँ की थी? कोचीन में किया था। अब सवाल क्या बनता है? सब सुनते चलिए। व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कोच्चि में की थी। कौन किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। और कोठी मतलब फैक्ट्री होता है। तो भारत में सर्वप्रथम किसने जो है व्यापारिक कोठी स्थापित की, व्यापारिक फैक्ट्री को घोषित की, मतलब सॉरी स्थापित की? तो पुर्तगाली ने की। कहाँ पे? तो कोच्चि में की। कोच्चि बोलिए, कोच्चि बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखिएगा एक ही है। आगे बात करते हैं पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो हम बताएंगे बहुत अच्छा नाम है, जो कि 1505 में हुआ था। उसका नाम अल्मीडा था। क्या था? अल्मीडा। पूरा नाम फ्रांसिस्को द अल्मीडा नाम था। क्या नाम था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि 1505 में जो है क्या हुआ था? भारत में आए, प्रथम वायसराय नियुक्त हुआ था। और वो कहाँ का था? पुर्तगाली था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ भारत में नियुक्त? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा हुआ, जो कि 1505 ईस्वी में। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। आगे और बात करेंगे कि भारत में तंबाकू की कृषि, ठीक है, मतलब खेती एवं प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ जो है, प्रारंभ करने का मतलब शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। ये भी हम समझ गए। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में कहाँ हुआ? गोवा में की गई। तो आपसे सवाल यही सब तो पूछता है कि भारत में तंबाकू की कृषि किसने शुरू की? पुर्तगाली ने शुरू की। प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया? पुर्तगालियों ने शुरू किया। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1556 में, मतलब 1556 में। और कहाँ पे हुआ? किस राज्य में भारत का? तो गोवा में हुआ, है कि नहीं? याद रखिएगा। उस समय स्थान पूछता है कि किस स्थान पे हुआ? तो गोवा में हुआ। किसकी शुरुआत हुई? प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई कब? भारत में
याद रखना है 1556 में हुआ। और किसने शुरू किया? पुर्तगालियों ने शुरू किया। तो भारत में तंबाकू की कृषि, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली ने की। क्लियर हो गया? बोलिएगा नहीं। अब और सवाल क्या बनता है भाई? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जब पुर्तगाली आए थे तो पावरफुल या वास्तविक कहिए, ओरिजिनल कहिए, संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। क्या था? अल्बुकर्क नाम था। तो अल्बुकर्क जो है वो क्या था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक रूप से भारत पर अगर शासन कर रहा था पुर्तगाली तो अल्बुकर्क था। ठीक है, पावरफुल भी था, भारत में कर रहा था। ये हो गए। चलिए, यहाँ से शुरू हो जाता है पुर्तगालियों का व्यापार पावरफुली रूप से। अब ये मत समझिएगा कि खाली पुर्तगाली आए थे, और भी आए थे। कौन? तो डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। अब डच भी आ गया, पुर्तगाली जैसे थे उसी तरह डच भी आ जाता है। ठीक है, और भी आएंगे, चलिए बताते चलेंगे। तो डच जो है भारत में किस वस्तु का व्यापार किया? सूती वस्त्र का व्यापार किया था। ठीक है, क्या करते थे? सूती व्यापार का करते थे। देखिए, यहाँ पे मैं याद करवाने के लिए शब्द को तोड़ मरोड़ सकता हूँ, बस आएगा तो आंसर वही। सवाल क्या पूछता है कि किस वस्तु का व्यापार करते थे डच लोग भारत में? सूती वस्त्र का करते थे। लीजिए, क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया। बस आप सुनते जाइएगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे लेकिन सुनते चलिएगा ज्यादा, क्योंकि समय नहीं दूंगा, नहीं तो ये खत्म नहीं हो पाएगा आधुनिक। और सुनिए, विभिन्न देशों के खोजकर्ता की अगर बात करें तो देखिए, विभिन्न विभिन्न जो खोजकर्ता हैं देश के, वो अगर बात करूं तो वास्को डी गामा जो है भारत देश की खोज किए थे। भारत देश की खोज नहीं किए थे, भारत देश आने के लिए जो समुद्री मार्ग का खोज किए थे वो बोला जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि अब आए भारत में तो भाई नाम सरे जाएगा। ठीक है, तो वास्को डी गामा जो था वो आया और भारत का खोज किया। कोलंबस का बोला जाता है कि अमेरिका का खोज किया। आया तो बेचारा भारत के लिए निकला था, लेकिन चला गया कोलंबस। मतलब कोलंबस जो है चला गया अमेरिका। समझ गए? तो कोलंबस ने अमेरिका देश की खोज की, अमेरिका देश का मार्ग का खोज किया। कौन? कोलंबस। ये बोलिएगा। तो वास्को डी गामा, कोलंबस, और एक है कैप्टन जेम्स कुक, जो कि किसकी? ऑस्ट्रेलिया मार्ग का खोज किया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का खोज करने का श्रेय जाता है कैप्टन जेम्स कुक का, कोलंबस अमेरिका का, वास्को डी गामा भारत का। ये हो गया। अब जिसके नाम से आप एक जानते हैं, तस्मान नाम है, तस्मानिया, तस्मानिया का खोज किया, न्यूजीलैंड का खोज किया, ये जान लीजिए। तो तस्मान जो है खोजकर्ता, वो दो देशों का खोज का श्रेय जाता है, तस्मानिया का और न्यूजीलैंड का, ये भी हम जानते हैं। और एक जो है दक्षिण अफ्रीका को खोजने का भी श्रेय जाता है, जिसे हम पहले दक्षिण अफ्रीका को केप ऑफ गुड होप बोलते थे। क्या बोलते थे? केप ऑफ गुड होप बोला जाता था, जिसे हम अभी दक्षिण अफ्रीका जानते हैं। और याद रखिएगा, इसे खोजने वाला और कोई नहीं, डियाज है। क्या नाम है? डियाज है। चलिए, ये तो हम जान गए। पूरा नाम अगर पूछे तो बार्थोलोम्यू डियाज बोल दीजिएगा, बार्थोलोम्यू डियाज बोल देंगे, जो कि केप ऑफ गुड होप की खोज की थे। और ये दक्षिण अफ्रीका जिसे बोलते हैं उसकी खोज किए थे। तो दक्षिण अफ्रीका आ जाए या केप ऑफ गुड होप हो जाए, हम बोलेंगे बार्थोलोम्यू डियाज का श्रेय जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे अगर हम बात करें और भी तो और जानकारी लेते हैं, तो हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण या नियंत्रित करने के लिए जो है शांत या नीले जल की नीति, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? तो और कौन किया था? और आप अच्छे से जानते हैं, जिसे प्रथम वायसराय बनाया गया पुर्तगाली, जो पुर्तगाली थे वो प्रथम वायसराय बने थे, नियुक्त किए गए थे भारत का। तो कौन किया गया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडो, इसी को बनाया गया। तो इसी ने लागू किया, शांत या नीले जल की नीति लागू किया था। कौन? फ्रांसिस्को द अल्मीडो ने नियुक्त किया था। ये भारत का पुर्तगाली की तरफ से प्रथम जो है वायसराय बना था भारत में, याद रखना है। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है शांत आ जाए या नीले जल की नीति आ जाए, पॉलिसी आ जाए, तो किसने लागू की? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने की थी। और याद रखिएगा, किस लिए किया था? तो हिंद महासागर जो व्यापार होते थे उसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो ज्यादा हानि होने लगता ना, इसलिए कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन सवाल है, किस वायसराय के काल में गोवा को
पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया, तो हम बताएँगे नीनो डी कुन्हा के द्वारा जो है बनाया गया। तो नीनो डी कुन्हा जो है क्या है? वायसराय है, ठीक है? ये क्या है? गोवा को जो है पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बना दिया। तो पुर्तगालियों का अगर व्यापार जो होते थे वो गोवा से अब शुरू हो गया था। एकदम मुख्यालय बना दिया, हेडक्वार्टर बना दिया था गोवा को। कौन? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगाली का कौन वायसराय था? तो नीनो डी कुन्हा था। अब ये बताइए कि गोवा को कब जो है आज़ाद किया? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। गोवा मतलब गोवा बोल रहा हूँ। हाँ, गोवा को कब छोड़ा पुर्तगालियों ने? कब छोड़ा था बताइए? अंग्रेज से पहले छोड़ा कि अंग्रेज के बाद छोड़ा? अगर ये पता है तो आप अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बताइए कौन सी पद्धति प्रारंभ की, मतलब कौन सा सिस्टम चालू किया? तो इस सिस्टम का नाम पता है यहाँ पे, देखिए पद्धति आर्मीडा काफिला पद्धति लाया था। समझ गए? तो कार्टिज आर्मीडा काफिला पद्धति का शुरुआत किया था। कौन शुरुआत किया था? तो वो करने वाला द फ्रांसिस्को अल्मीडा था, और ये हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किया था। और ये पद्धति को अपनाया था, सिस्टम को अपनाया था, ठीक है? तो क्या है? कार्टिज आर्मीडा भी बोल सकते हैं, अल्मीडा भी बोल सकते हैं, काफिला, ठीक है? पद्धति को, सिस्टम को आरंभ किया था। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए और भी जानकारी लेते हैं। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉकलैंड के निवासी थे, वर्तमान में नीदरलैंड्स के नाम से जानते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन की बात करेंगे, ठीक है? किसकी? विदेशी आगमन, विदेशी जो कंपनी है भारत में आया था उसकी बात कर रहे हैं। तो एक तरफ कंपनी है आपका, एक तरफ देश है, एक तरफ स्थापना, और एक तरफ भारत में जो प्रथम फैक्ट्री कहाँ बना था, कब बना था, इसकी बात हो रही है। तो देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे अंग्रेज का था, क्योंकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी स्पेशल अंग्रेज का पढ़ते हैं, तो ये कंपनी थी, लाने वाला अलग अलग देश था। जैसे पुर्तगाली लाया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही लाया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाएगा। मतलब ईस्ट इंडिया एक ब्रांड था, कंपनी था, जो कि अपने अपने नाम से लगा के चला रहे थे, कंपनी थी ना, ठीक है? ये हम जानते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस देश ने? तो पुर्तगाली लाएगा, ये तो हम जानते हैं। और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है 1498 में जाता है। फैक्ट्री की अगर बात करें तो कोची में था, कोची या कोचीन में बोल दीजिएगा। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करेंगे, जैसे हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को जाने और उसका दूसरा जो नाम अगर मान लिया ऑप्शन में दे दे तो एस्तादो द इंडिया दे देगा, जो कि पुर्तगाल देश ने बनाया। कब? 1498 में। अब भारत में अगर प्रथम फैक्ट्री पूछे तो कोचीन और मतलब कोची में, जिसे कोचीन बोलते हैं। तो ये प्रथम फैक्ट्री बना कब पुर्तगालियों का? तो कोचीन में बनाया था, ये सवाल पूछेगा। तो उसी तरह हम चलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि हम जानते हैं अभी, उसी का पढ़ रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने वाला कौन था? ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन। और कब लाया? 1600 में। और भारत में शासक कौन था 1600 में? अकबर था, ये भी जान लीजिए, ठीक है? और याद रखिए भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनी? तो ये सूरत में बनी। 1600 में कौन शासक था हमारे क्या भारत में? अकबर था। कौन था? अकबर था। और पता होना चाहिए कि सूरत में जो प्रथम फैक्ट्री बनी, भारत की जो प्रथम फैक्ट्री अगर सूरत में बनी, किसकी? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये 1613 में बना था भारत में, ये जान लीजिए। 1613 बताता है, जो कि भारत में प्रथम फैक्ट्री बनी थी सूरत में। और ये छोटा मोटा शुरू बोलते हैं ना, छोटा मोटा शुरू होता है, धीरे धीरे बड़ा कब्जा करने लगता है। वही देखते हैं, जब कंपनी बनने लगती है तो कब्जा होने लगता है। कोई अगर आदमी आपको जान रहा है, ठीक है, शुरू में तो आपको नहीं जान रहा है, आपकी छवि को बहुत अच्छे से जानता है, आपको अच्छे से जानने की कोशिश करेगा। जब आपको जान जाएगा तो आप ही के साथ छल करेगा। ये संसारिक नियम है दुनिया का। ये भ्रम को दूर कर लीजिए कि कोई आपका अपना है तो सिर्फ मात्र एक अपना है, जो कि स्वयं आप हैं। भरोसा सभी पे कीजिए, लेकिन इतने भी भरोसा ना करें कि जीवन को विनाश की ओर ले जाए। आज के कलयुग में वही हो रहा है कि अपने से ज़्यादा दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं, वही जीवन का अंत हो रहा है।
वो करना बंद कीजिए। मदद कीजिए, हेल्प कीजिए और सबका सपोर्ट कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिमाग भगवान ने दिया है, सतर्की से काम कीजिए। ये संसार का नियम है कि आप किसी के साथ छल ना करें, लेकिन आप उससे छल भी ना हो, मतलब आपको छल भी के भी ना जाए। ये दिमाग है, वही कंपनी है ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, हम लोग के भरोसा के साथ जो है छल किया था। आगे हम लोगों के साथ रहा, समझा और हम लोगों को जो कमज़ोरी था, जो सपोर्ट था, उसको अपने कब्ज़े में कर लिया। कब्ज़ा हो गया और हम लोग गुलाम रहे। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनको अच्छा लगे ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। वो बस समझाने के लिए, इसको जोड़ने के लिए हम उस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो इमोशनल जो होता है बातें, वो दिल को छूती है, इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है? चलिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करूँ, तो हम समझ गए कि ब्रिटेन ने लाया था और 1600 ईस्वी में स्थापित हुआ और सूरत में जो है इसका प्रथम फैक्ट्री बना था, ये हम जानते हैं। अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम जानते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वही कंपनी का नाम हो। पूरा नाम सुन लीजिए, तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द इंडियज बोलते हैं, इंडियज, ठीक है, इंडियज बोलते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो याद रखना है कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज जो है कंपनी का नाम था, इतना बड़ा नाम था, और ये ब्रिटेन देश में आया था, जो कि 1600 में स्थापित हुआ था। और ये सूरत में कब आया, तो हम 1613 जानते हैं, और ये सूरत में जब बना था तो प्रथम बना था। अब हम समझ गए पुर्तगाली अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, जिसे हम नीदरलैंड किसे, हॉकलैंड को बोलते हैं। पहले हॉकलैंड था और हॉकलैंड देश क्या आया था, और जिसे हम डच बोलते हैं। किसे बोलते हैं, डच, तो उसी का है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये कौन सा देश लाया, तो हॉकलैंड लाया, जो कि कब लाया। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, हॉकलैंड की अगर बात करें तो स्थापना कब किया, 1602 में। किसकी स्थापना किया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना किया। कब किया, 1602 में। और कहाँ किया, ऑकलैंड देश में। ऑकलैंड देश का कंपनी है तो ऑकलैंड का होगा, नीदरलैंड ऑकलैंड, याद रखिएगा। हो सकता है ऑकलैंड की जगह पे नीदरलैंड देते, तो नीदरलैंड ही सही होगा। अब देखिए, भारत में प्रथम फैक्ट्री कब बना डच का, बताइए। अब एक बात बता देते हैं, मुसलीपट्टनम जो जान गए, ये हम जान गए कि मुसलीपट्टनम में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम फैक्ट्री थी जो कि मुसलीपट्टनम में हुई थी, किसकी, डच की, जिसे हम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स के नाम से जानते हैं, जो कि हॉकलैंड देश ने किया था। और याद रखना है कि 1602 में किया था, ये भी हम जान गए। लेकिन मुसलीपट्टनम में जब आया तो ये 1605 में आया था। तो भारत में कब आया, 1605 में। ठीक है, ये क्लियर हो गया, भूलिएगा मत। सूरत का 1613। अब इसका कोची का बताइए, कोची का तो कमेंट कर सकते हैं ना। तो ये डेट याद रखिएगा, 1501। क्या बताइएगा, 1501। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कि जो बुक है उस बुक के हिसाब से बता दें। तो भारत में प्रथम फैक्ट्री बताया जाता है कोची को, ये बुक बता रहा है कौन, एनसीईआरटी, ठीक है, महेश बर्णवाल का बुक। और ये इसकी स्थापना बताई जाती है 501, जो कि सही है। लेकिन ये कोची जो है ना, दूसरा फैक्ट्री है। क्या है, दूसरा है, भारत का दूसरा फैक्ट्री इसको मानिए। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर पूछ देता ऑप्शन में, अगर दे दे कालीकट और कोची, तो कालीकट प्रथम होगा, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो कोची होगा। अगर ऑप्शन में मान लीजिए कालीकट ना हो और कोची हो, तो कोची ही प्रथम होगा, क्योंकि 1500 में कालीकट में पहला कारखाना खोले थे पुर्तगाली लोग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, तो कोची में 1501 में और 1500 में कालीकट में। तो ऑप्शन पे डिपेंड है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पे दिमाग लगाइएगा। कालीकट और कोची रहे तो कालीकट को प्रथम मानना है और कोची को दूसरा नंबर मानना है। अगर कालीकट ना हो तब कोची को प्रथम मानना है। ये टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी बता दे रहा हूं और एक आपका एनसीईआरटी के माध्यम से भी क्लियर कर दे रहा हूं। तो एनसीईआरटी के माध्यम से भारत में प्रथम फैक्ट्री कोची है, जो कि आपको ऑप्शन पे ध्यान रखना होगा।
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करिए, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो डेनमार्क का नाम आता है। डेनमार्क देश ने स्थापना किया। जैसे पुर्तगाल देश ने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम था एस्टाडो द इंडिया। और ब्रिटेन ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे द अंग्रेज एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से चलाया कंपनी। और याद रखिए हॉकलैंड ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से बनाया। और ये भी बात हो गई। अब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ रहे हैं, जो कि हम जानते हैं कि डेनमार्क देश ने किया था स्थापना, जो कि 1616 में किया था। कब किया था? 1616 में किया था। ये क्लियर हो गए? चलिए, और याद रखना है 1616 और 1650 के बीच संचालित हुई थी, ठीक है ना। और फिर दूसरा बार बना था ये डेनमार्क का कंपनी, जो कि 1670 और 1729 तक ये चला था। आगे तो इतना जान लीजिए, जो लिखा है बता देता हूँ। ये जो है पुराना त्रंकोबार है, ठीक है। त्रंकोबार के नाम से जाना जाता था, जो कि भारत में प्रथम फैक्ट्री बनी थी। कब बनी थी ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1620 में बनी थी। और पता है ये इतना सुस्त कंपनी थी डेनमार्क की, डेनिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत सुस्त थी 1600 में। और जो मैंने डेट बताया वो आपका क्लियर है। और दूसरी बात है, पता है दक्षिण भारत में बना था, और तमिलनाडु में त्रंबकोर है, वहाँ ये कंपनी स्थापित हुई थी और भारत की प्रथम फैक्ट्री बनी थी ये, ठीक है। लेकिन फिर पता है बंगाल चला गया 1676 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में एक कारखाना खोली, जो कि श्रीरामपुर जगह है, वहाँ पे खोली थी 1676 में। तो बेचारा बिखरते उखरते काम हुआ है, इसका क्लियर जो है नहीं चला है लाइफ, बेचारा टूट फूट के चला है सुस्त होने के कारण। तो बस इतना ध्यान रखना है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क देश और 1616 में स्थापना हुई। और ये जो है भारत में अगर प्रथम फैक्ट्री बोले तो 1620 में, दक्षिण भारत के मतलब तमिलनाडु में त्रंकोबार बोलिए या त्रम्बनकोर बोल दीजिए, इसी जगह पे स्थापना हुई। और फिर दूसरा जो कंपनी बनाया, मतलब कंपनी बनी, कारखाना बनी, तो बंगाल में बनी थी, जो कि 1676 में बनी थी, याद रखना है। तो इस तरह से इसका कंपनी चला था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आगे जान लीजिए, उसका बाद हम बताएंगे कंपनी का नाम। तो देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत जो है फ्रांस में ही हुआ है। फ्रांस देश ने शुरू किया है तो फ्रांसीसी हुआ, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना जो श्रेय जाता है 1664 में जाता है। अब 1664 में जो कंपनी बनी, वो जब आगमन किया है उस समय से भारत में निकला है, तो उसी समय का डेट माना जाएगा 1664। लेकिन कारखाना अगर भारत में बनेगा तो वो डेट मेंशन अलग होगा। तो सूरत में बनाया है, भारत में प्रथम फैक्ट्री बनाया है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और कब बनाए थे? 1668 में बनाए थे, मतलब 1668 में बनाए थे, समझ गए। तो सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था कौन? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोली थी। लेकिन इसकी स्थापना जब हो गई थी तो 1664 में ही हो गई थी, किसकी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन ये कंपनी बनी थी फ्रांस से, और फ्रांस देश ने बनाया था, वहां से निकला था, जो उस समय के डेट के हिसाब से बताया जाता है। अब वहां से निकलेगा 1664 में, तो इंडिया में आएगा, समझेगा, बुझेगा और स्थापना करने का श्रेय जगह खोजेगा। तो करते करते जो है सूरत में पहला कारखाना खोला, जो कि 1668 में खोला। बोलिएगा नहीं ना? अब क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह से सारे कंपनी का बनता है। डेट मैंने सबका बता दिया, क्या और भूल गए? तो इसका डेट जो है 2 मेंशन किया जाता है। कालीकट बताया जाता है, पहला कारखाना है पुर्तगाली का, तो 1500, इसका 1501 बताया जाता है। और सूरत का जो कि 1613 में, जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी खोली थी। मुसोपोटामिया का मतलब मुसलीपट्टनम बोला जाता है। मुसलीपट्टनम की अगर बात करें तो मुसलीपट्टनम किस राज्य में है, ये कमेंट करिएगा। मुसलीपट्टनम की अगर बात करें तो देखिए 1602 में तो ऑकलैंड, याद है, 1605 में, ये क्लियर हो गए। और इसका तो डेट आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं? 2 बार बेचारा बना। एक तो 1620 में बना, जो कि दक्षिण भारत तमिलनाडु का जगह है, कहाँ? त्रम्बनकोर, उस जगह पे बनाई, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 2 बार बनी और 2 जगह इसकी कारखाना बनी, याद रखना है, जो कि एक तमिलनाडु में और एक आपका बंगाल में, ये क्लियर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का तो हम जान गए 1664 में। भारत में कब बनी? तो सूरत में बनी है, जो कि 1668 में, मतलब 68 में बनी थी, 1668 में बनी थी।
क्लियर हो गए। और याद रखिएगा इस कंपनी का नाम क्या था, जैसे सब अपना अपना कंपनी का नाम दिया है, तो इस कंपनी का नाम है द इंडेस। इंडेस। अब ओरिएंटलिश, ओरिएंटलिश याद रखिएगा क्या नाम है, ओरिएंटलिश। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे सवाल पूछता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूरोपीय व्यापार का जो है भारत आगमन का क्रम। तो भारत आगमन का क्रम तो हम जानते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आया था जो कि 1498 का माना जाता है। फिर उसके बाद कौन आया था, डच आया था। देखिए यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि डच जब आया था भारत में निकला था तो 1602 में निकला था, ये बताइएगा। तो 1600 के लमसम माना जाता है दोनों को, मतलब ब्रिटिश और देखिए ब्रिटिश और डच को दोनों को माना जाता है, लेकिन डच जो है आके कंपनी अपना बसा लिए थे 1605 में, इसलिए माना जाता है कि पहले डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए, मतलब ब्रिटेन वाले आए जो कि 1600 में बताया जाता है, जो कि 1613 में जाके स्थापना किए थे, इसलिए ये लेट हो गए। कंपनी तो बना दिया 1600 में, लेकिन भारत में आने में इनको लेट हो गया, 1613 हो गए। चलिए फिर उसके बाद डेनिश आए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1616 बताया जाता है, जो कि भारत में आने में उनको भी समय लग गया था, जो कि 1620 में किए थे, तो इसके बाद तो किए थे, ये क्लियर हो गए। और याद रखिएगा 1500 में ही आए थे, 1501 माना जाता है, 2 डेट याद रखिएगा पुर्तगाली का, तो 1500 हो गए। फिर 1602 में आए थे जो कि भारत में 1605 में डच किए थे, है ना, सुनते जा रहे हैं ना। और ब्रिटेन की बात करें तो 1600 में बना था, जो कि 1613 में भारत में आए थे, जो कि सूरत में अपना कंपनी बनाए। और मछलीपट्टनम में कौन आए थे, डच आए, याद रखिएगा, ये भी क्लियर हो गए। अगर बात करूं डेनमार्क का, तो डेनमार्क जो है बेचारा 1616 में तो कंपनी बनाई, और भारत आने में उसको 1620, और फिर बिखर के फिर बंगाल बनाया था जो कि 1676 में बना था, 76 में बना था। अब फ्रांसीसी का सबसे लेट बेचारा आया और सबसे पहले भागेगा, तो उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, ठीक है, क्लियर हो गए। और एक कंपनी आई थी जिसका नाम निशान उतना नहीं चर्चा है, स्वीडिश। स्वीडिश की बात करें, ये बेचारा क्या था कि बता देता हूँ, ये बेचारा दल बदलू था, अगर कोई उस पर कब्जा करने आए तो बेचारा मिल जाता था, इस तरह का कंपनी का विचार रखते हुए आया था, इसको कोई मतलब नहीं था उतना, तो इतना चर्चा इसकी नहीं हुई थी। तो फ्रांसीसी तक बहुत फेमस है याद। तो फ्रांसीसी कब आए थे, 1664 में वो बेचारे चले थे, और 1600 में मतलब 68 में मतलब 68 में सूरत में जाके अपना कंपनी बनाया। ये सब याद करवाने के तरीके से मैंने जोड़ते गया है स्टोरी को। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज बताइएगा, याद हुआ कि नहीं ये बताइएगा, कोशिश कर रहा हूं कि आपको याद हो। तो इसमें थोड़ा समय लगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग क्या, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई, तो डचों द्वारा दी गई। समझ गए। तो ये आप तो ऊपर पढ़े थे ही कि डचों ने किसकी व्यापार की, सूती वस्त्र की शुरुआत की थी, डचों ने ही शुरुआत की थी, बहुत अच्छे रूप से की थी। तो यूरोपी जो आए थे, यूरोपी जो आया था वो मसालों के लिए आया था जो कि हम जानते हैं, लेकिन डच जो कंपनी आई थी वो सूती वस्त्र के लिए आई थी, है ना। तो याद रखना है कि कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी जाती है डचों द्वारा मसालों को, पुर्तगाली को, याद रखने वाली बात है। चलिए ये तो बात समझ गए, और समझते हैं थोड़ा जूम करके। भारत के प्रथम व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की, तो डचों ने ही शुरू की थी। तो संयुक्त पूंजी कंपनी अगर ऑप्शन में आए तो हम टिक लगाएंगे डच को, जो कि ये सर्वप्रथम था। भारत के साथ व्यापार अगर कर रहा था और भी संयुक्त पूंजी से मतलब मिला जुला कर, तो वो डचों ने शुरू की थी। कपड़ों का श्रेय भी डचों का जाता है। डच बेचारा बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन बेचारा कब्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया था, इसलिए उसका नियति खराब हो गया। अंग्रेज सक्सेस हो गए क्योंकि सबको हराने वाला अंग्रेज आ गया था। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ष 1759 वेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया, तो डच और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। तो डच और अंग्रेज के बीच क्या लड़ा गया, एक युद्ध का नाम बताइए, तो उस युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया, 1759 में लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ी गई, डच और अंग्रेज के बीच लड़ी गई, भूलिएगा तो नहीं, नहीं भूलिएगा। चलिए और भी जानते हैं
और भी जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी लेते हैं? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। क्योंकि अकबर उस समय था, क्योंकि 1605 में अकबर मरा है, तो 1600 में क्या बना है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हुई। कहाँ हुई? लंदन में हुई थी, जो कि हम पढ़ चुके थे। और अब बताइए 1600 से भारत में बनाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने कंपनी। उस कंपनी का हम पढ़ चुके हैं 1613 में। कहाँ बनाया? सूरत में प्रथम कारखाना बनाया था, है ना? पढ़े थे। तो ये भूलिएगा नहीं। तो 1600 में शासक थे, लेकिन 1613 में कौन था? ये कमेंट बॉक्स में कीजिए। जब सूरत में भारत में कंपनी बनी अंग्रेज की, तो कौन शासक था? अब बता सकते हैं, इसी का बेटा होगा 1613 में, और क्या। लेकिन कौन बेटा है अकबर का, ये बताइए। ये सवाल है कि नहीं? बनता है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में करेंगे। और वीडियो नहीं आने के लिए क्षमा चाहते हैं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम समस्या के कारण नहीं आ पाया। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित। कोठी मतलब होता है फैक्ट्री, ये भी ध्यान रखने की बात है। तो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो ब्रिटिश नागरिक जो था वो कौन था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था? बता सकते हैं, वो भी ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत बनकर गया था जहांगीर के पास। तो कैप्टन हॉकिंस, याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में आया था। अब यही आएगा तो 1613 में जो है कंपनी बनाएगी, जो कि जहांगीर उस समय शासक था। जो सवाल मैंने किया था उसका जवाब है कि नहीं? तो कैप्टन हॉकिंस ने कब आए? 1608 में आया। किसके पास आया? तो भारत का जो शासक, मुगल शासक था जहांगीर, उसके पास आया। और कौन भेजा था? तो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने भेजा था दूत बनाकर कैप्टन हॉकिंस को, ये भी जान लीजिए। और ब्रिटिश नागरिक था ये, जो कि जहांगीर के दरबार में आने वाला था। ये भी सवाल बनता है। अब चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम में 1611 में ईस्वी में खोला था। ठीक है, मुसलीपट्टनम में खोला था। मुसलीपट्टनम बताइए किस राज्य में है? ये कमेंट आप करिएगा, कमेंट में कीजिए। 1611 में खोला था। और प्रथम अस्थायी कारखाना अगर पूछे तो सूरत में 1613 में खोला था, जो कि हम जानते हैं, जो कि स्थापित किया गया था। तो एक तो क्लियर हो गए, ये तो हम जान गए कि प्रथम अस्थायी कारखाना कब हुआ? 1613 में, जो कि फाइनली ये भारत में खुल गई थी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको अस्थायी रूप से, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, रिव्यू लेने के लिए, फीडबैक लेने के लिए एक अस्थायी रूप से कारखाना खोला था, जहां मुसलीपट्टनम में खोला था, जो कि 1611 में खोला था। कब खोला था? 1611 में। ये ध्यान रखना होगा। और ये तो हम जानते हैं कि मुसलीपट्टनम में और कौन कंपनी खोली थी? कमेंट बॉक्स में कीजिए, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, करिएगा जरूर। उससे क्या होता है कि मेमोरी जो है शार्प होते हैं, और याद करने का जो प्रैक्टिस है वो बनता रहता है। आगे बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो हम जानते हैं सर जॉन चाइल्ड को किया गया था, जो कि हम मुगल में भी पढ़े थे इसके बारे में, है ना? तो याद रखने की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से भगा दिया गया था? तो वो था सर जॉन चाइल्ड को भगा दिया गया था। समझ गए? किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। भारत से किसको निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज गवर्नर था। ये हो गए। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिएगा, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, कंपनी आगे धीरे धीरे कब्जा करेगी, कब्जा करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी हट के आ जाएगा, फिर पूरा अंग्रेज आके शासन करेगा। कब करेगा? हम ये पढ़ते चलेंगे कि हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में, कब? 1717 में महा अधिकार पत्र जारी किया गया। तो जो महाधिकार पत्र जारी किया गया वो फर्रुखसियार किया था। कौन किया था? फर्रुखसियार। यही तो दिक्कत है, जहांगीर ने किया, फिर औरंगजेब बेचारा भगा दिया, और फिर फर्रुखसियार बुला लिया, यहाँ से कब्जा शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे होगा, बताएंगे। तो हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए गए। उपचार मतलब इसका इलाज किया गया, किसका? मुगल बादशाह फर्रुखसियार का इलाज हुआ। इलाज जब हुआ तो वर्ष 1717 में क्या किया? महा अधिकार पत्र जारी कर दिया। किसके लिए?
ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। किसके द्वारा? मुगल बादशाह द्वारा। डेट पूछे 1717। महा अधिकार पत्र बोलिए, किसने जारी किया? फर्रुखसियार ने किया। और कौन इसका उपचार कर रहा था? हैमिल्टन। बस इतना जान लीजिए। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। अब सोचिए 1661 में इंग्लैंड के राजा जो चार्ल्स द्वितीय थे उनका विवाह हुआ, पुर्तगाल के राजकुमारी थी कैथरीन, उनके साथ हुआ। सोचिए उस समय अब बिजनेस डील होने लगा, गेम शुरू हो गया। आप समझ रहे हैं ना? तो 1661 में इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड के राजा से विवाह हो गया। और इंग्लैंड के राजा कौन था? चार्ल्स द्वितीय, है कि नहीं? और चार्ल्स द्वितीय जो है विवाह कर लिया किससे? पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन से। यहाँ से देखिए गेम शुरू हो रहा है, राजकुमारी से शादी कर लिया, अब यहाँ अंग्रेज का गेम शुरू हो रहा है। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बॉम्बे द्वीप प्रदान किया। यहाँ से फंस गया पुर्तगाली, समझ गए? लेकिन रहेगा लंबा समय तक, काहे के रिश्तेदार ना हो गया तो भगा तो नहीं देगा ना। तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या कर दिया? बॉम्बे द्वीप प्रदान कर दिया, बॉम्बे को दे दिया, यही फंस गया। और 1668 ईस्वी में मतलब 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। लीजिए, यहां से गेम शुरू हो गया। देख लिए चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया? भाई राजकुमारी से विवाह कर लिया, पुर्तगाली के राजकुमारी से विवाह करेगा, पुर्तगाली पहले साल थे तो मैंने तो कब्जा कर लिया कैथरीन से। और कब किया? 1661 में। अब बाद में क्या करता है पुर्तगाली जो है वो क्या किए कि जाइए भाई चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बॉम्बे द्वीप दे दिया। और ये क्या किया चार्ल्स द्वितीय ने? 1668 में क्या किया? ये चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड लिया, वार्षिक किराया 10 पाउंड लेता था, वार्षिक किराया, समझ गए? लेकर क्या किया? बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। तो ये अंतिम क्वेश्चन सुनिए कि यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन था? बिहार। तो हमारा बिहार शोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र है। अब उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है, यहाँ पे अनुच्छेद जो बनाए गए थे मतलब नियम कानून बनाए गए थे जो उच्च न्यायालय जो स्थापित किए गए थे उसकी बात बता रहे हैं। तो शहर की बात करेंगे और इसके संस्थापक की बात करेंगे। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना का अगर श्रेय जाता है, संस्थापक का श्रेय जाता है तो वो जॉब क्या नाम है? चारनोक का नाम है, ठीक है? तो जॉब चारनोक ने क्या किए? उच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय का संस्थापक माने जाते हैं। ये सवाल हुआ। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का संस्थापक कौन है? जॉब चारनोक हैं, ये सवाल हमेशा याद रखिएगा। मद्रास उच्च न्यायालय के संस्थापक कौन हैं? तो फ्रांसिस डे हैं, डे जी हैं, डे रखते हैं, दिल्ली लाते थे मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय को फ्रांसिस डे ने लाए थे, याद रखना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की अगर स्थापना का श्रेय जॉब चारनोक का है, ये भी हमारे माइंड में होना चाहिए। नई दिल्ली जो है मतलब उच्च न्यायालय नई दिल्ली की अगर बात करें, इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक माने जाते हैं एडविन जी। कौन? एडविन जी और हर्बर्ट जी। देखिए पूरा नाम अगर पूछ दे, एडविन लुटियंस, ठीक है? लुटियंस, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों मिलकर क्या किए? नई दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किए। उच्च न्यायालय नई दिल्ली की स्थापना किए, ये बोल सकते हैं। नई दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किए हर्बर्ट बेकर और एडविन ल्यूटियंस। बॉम्बे उच्च न्यायालय की अगर स्थापना का श्रेय जाता है तो ये श्रेय जाता है किनका? गेराल्ड का, अनगियार। तो गेराल्ड अनगियार जो है वो हमारा बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना का श्रेय जाता है। तो अनगियार या पूरा नाम गेराल्ड अनगियार बोल दीजिएगा, जो कि बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना का श्रेय जाता है। यहाँ पे देखिए फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक जो है किला बनाया। कहाँ बनाया पता है? कहाँ बनाया गया? तो पांडिचेरी में। पांडिचेरी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, एक ही तो है पांडिचेरी। तो पांडिचेरी में क्या बनाया भाई? फोर्ट लुई का किला बना है। कौन बनाया? तो फ्रांसीसी लोग बनाए, मतलब फ्रांसीसी कंपनी बनाई। तो फ्रांसीसी द्वारा क्या बनाया गया? फोर्ट लुई जो है किला बनाया गया। अब ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो अब व्यापार के लिए बनाया था, और अब तो बन गया किला, तो किला बन गया। आगे चलेंगे।
पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर अगर पूछे तो फ्रांको मार्टिन था। मार्टिन बोलिए। तो फ्रांको मार्टिन जो है वो क्या था? प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। कहाँ का? पांडिचेरी का। पांडिचेरी में क्या बना? फोर्ट लुई बना। वो क्या है? किला है। और भी जानते हैं पुर्तगालियों को जो है सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो वो थॉमस वेस्ट ने पराजित किया था। तो किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस वेस्ट ने किया। काली को अगर हराने का श्रेय जाता है तो वो थॉमस वेस्ट को जाता है, जो कि अंग्रेजी अधिकारी था, जो कि पुर्तगाल को कहाँ पे हराया? सौली स्थान पर हराया। ये बोलिए। चलिए ये हो गए। अब आ गए वांडी वाश के युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है। वांडी वाश का युद्ध अगर पूछे 1760 में हुआ था। अंग्रेज ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को पराजित किया। देख रहे हैं, पुर्तगाली का हार अगर बात करें थॉमस वेस्ट को जाता है। अगर 1760 की अगर बात करें तो इस समय कौन सी युद्ध हुई थी? वांडीवाशी का युद्ध हुआ था। अब वांडीवाशा का युद्ध किसके किसके बीच हुई थी? तो हम जानते हैं अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुई थी, जिसमें फ्रांस हार गया था, अंग्रेज जीत गया था, क्योंकि अंग्रेज ने रणनीति शुरू कर दी थी। अब देखिएगा यहाँ पे कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच ही लड़ा गया। तो वांडीवाशी का युद्ध भी बोले तो हम बताएंगे फ्रांस और अंग्रेज के बीच लड़ा गया, जिसमें फ्रांस बेचारा हार गया, अंग्रेज जीत गया, जो कि 1760 में हुआ था, 1760 में हुआ था। अगर कर्नाटक के युद्ध की बात करें तो किसके किसके बीच लड़ी गई? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच ही लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज ही जीतेगा, फ्रांस तो जीतेगा नहीं, ये हम जानते ही हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध अगर पूछे किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो हम बताएंगे 1700 जो है 48 में हुआ, जो कि एक्स-ला शापेल की संधि हुई। किसकी हुई? एक्स-ला शापेल की संधि हुई, जो कि 1748 में हुआ। क्लियर हो गए। और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात होती है। अगर आपसे पूछेगा कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपी कौन था? तो वही अल्बुकर्क था। समझ गए? तो बीजापुर के एक सुल्तान थे जिससे गोवा छीन लिया था, और छीन लिया था ये पुर्तगाली, जो कि प्रथम यूरोपी भी बोला जाता है, अल्बुकर्क माने जाते हैं। अब देखिए कर्नाटक युद्ध की बात जो मैंने बता दिया वो क्लियर हो गया, तो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। कर्नाटक युद्ध जो है 3 हुए थे, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय माना जाता है। प्रथम युद्ध तो मैंने बता दिया कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से लेके 1748 बताए जाते हैं। तो कर्नाटक युद्ध अगर हुआ तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कितने हुए? 3 हुए। 3 हुए तो कौन कौन? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम जब हुआ था तो हम मानते हैं 1746 से लेकर 1748 बताया जाता है, मतलब 48, मतलब 46 से 48 माना जाता है, जो कि किसके किसके बीच हुए? अंग्रेज और हम जानते हैं फ्रांस के बीच हुए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अब याद रखिएगा प्रमुख कारण क्या था बात? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध होना था। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ था? ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जो जानते हैं, 1746 से 1748। चलिए, जब 48 में जब समाप्त हुआ ये कर्नाटक युद्ध, तो ये एक्स-ला शापेल की संधि के नाम से जाना जाता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। और ये जो है निर्णय जो बढ़िया से निर्णय नहीं हो पाया था, अनिर्णित रह गया था। देखिए डेट जो है कभी-कभी अलग-अलग मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए द्वितीय पूछे कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से लेके 1754 बता देना है। ठीक है, 1754 बता देना है। तो 1749 मतलब 49 से 54 तक जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, और ये कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध के लिए हुआ था। ये ध्यान रखना होगा। ये पंडुचेरी के संधि के समय हुआ था, और ये ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया था, और ये पंडुचेरी की संधि बताया जाता है 1755 में हुआ था। इसी समय समाप्त भी हुआ था, क्योंकि 54 में जो है अंत हुआ था और 55 में जाके क्लियरली समाप्त हुआ था। इसका परिणाम हुआ कि ब्रिटेन मजबूत स्थिति में हो गए। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1756 से लेके 63 में हुआ था, याद रखिएगा। चूंकि सप्तवर्षीय युद्ध और औपनिवेशिक कारण बताया जाता है, ये प्रमुख कारण बताए जाते हैं तृतीय युद्ध का। और ये जो है इसमें पेरिस की संधि हुई थी, जो कि 1763 बताया जाता है। ठीक है, और इसमें फ्रांस का पराजय हुआ था, ये बताया गया है। तो उसमें जो प्रथम हुआ था, तो इसमें बता दिया जाता है कि भाई एक तरह से कहिए कि ब्रिटेन जीत गया था, फ्रांस हार गया था प्रथम में।
ठीक है? लेकिन यहाँ पे निर्णय नहीं हुआ था कि कौन जीता था, क्योंकि एक-दूसरे से झुकने का श्रेय नहीं जाता है, संधि में मामला निपट गया था। और द्वितीय जब हुआ तो 1749 से 54 में हुआ था, जो कि कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था। और जो कि अंतिम जब हुआ तब पंडिचेरी का संधि हुआ, जिसमें अंग्रेज जो है मजबूत हो गए थे। और तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ, इसमें जो है 1756 से लेके 73 माना जाता है, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। औपनिवेशिक कारण बताया गया था, प्रमुख कारण, ठीक है? प्रमुख कारण बताया गया था। और दूसरी बात कि इसमें जो है आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी, जो कि 1763 में हुई थी। क्लियर हो गया? और इसमें फ्रांस की पराजय हो गया था और फाइनली तीसरा में हार गया था फ्रांस और अंग्रेज जीत गए थे। ये इससे जाता है। और भी बात करते हैं अगर हम, तो देखिए, अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज रखा गया। समझ गए? तो मतलब जब अंग्रेजी कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका नाम क्या था, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडियाज, इंडीज, याद रखें इंडीज रखा गया। ये हो गए हमारे क्या, जो यूरोपी जो आगमन थे वो हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में।